जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आगामी यूजीसी नेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हिंदी और प्राइड के द्वारा पेपर फर्स्ट, जो कि आपके लिए काफी कह सकते हैं कि क्लिष्ट हो जाता है समझने में भी और सॉल्व करने में भी हर एक तरीके से, और हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए तो कुछ ज्यादा ही समस्या उत्पन्न हो जाता है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपके लिए लाया गया है और आप भरपूर अपना प्रेम इस सीरीज को देते रहें। देखिए, हमने प्रीवियस के लेक्चर में आपको ओवरऑल जो सिलेबस था उससे परिचित करवा दिया है, साथ ही साथ जो की पॉइंट्स है कि हमको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें उसी पे स्टिक रहना है और प्रीवियस के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाना। प्रीवियस के क्वेश्चन को इस टॉपिक से जितने आए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो हमारा अब की बार पेपर कराने का पैटर्न ये रहेगा कि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट या अवधारणाओं से परिचित ना कराया जाए, क्योंकि हो सकता है आप मीनिंग है, टाइप है, कैरेक्टरिस्टिक एंड सिस्टम्स, अर्थ, प्रकार, विशिष्ट, विधिया, जितनी भी चीजें वो सब जान जाओ। बट उसका क्या फायदा कि जब चीजों को इम्प्लीमेंट ना कर पाओ, यानी आप प्रीवियस के क्वेश्चन ही ना सॉल्व कर पाओ। तो आप पहले वीडियो में आपने क्लियर किया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मीनिंग क्या है, टाइप है, जो भी चीजें हैं। यहाँ पे हम उसी से रिलेटेड प्रीवियस में जो क्वेश्चन आए उसको डिस्कस करेंगे, चाहे वो 10 ही क्वेश्चन डिस्कस हो, बट वो ओवरऑल आपका जो डिस्कसन होगा वो व्याख्या के साथ होगा, ताकि आपका जो इस टॉपिक को लेकर डर है वो आपके मन से निकल सके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, रिसर्च, मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम ये बाइलिंगुअल में होगा कि नहीं होगा। तो मैं वैसे ही बता दूं सारे स्टूडेंट को, हिंदी हो या इंग्लिश, प्लीज थोड़ा सा लिबरल बनिए, है ना। जो हिंदी भाषी है उनको थोड़ा इंग्लिश को लेकर लिबरल रहना चाहिए, और जो हिंदी है, इंग्लिश वाले हैं उनको हिंदी को लेकर चलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, हम दोनों में ही बातें करेंगे। और जो क्वेश्चन आता है वही है कि आपको इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हम जब रिसर्च पे जाते हैं तो रिसर्च के क्योंकि आपका जो टॉपिक दिया गया उसी में सबसे पहले इसने कहा कि आप रिसर्च पढ़ोगे, क्या है, व्हाट इज अ रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च पे आते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका 2022 में यही बनाता है कि जब आप रिसर्च करने जाते हैं उसका उद्देश्य क्या आपके जो नॉलेज में है वो फंडामेंटल चेंजिंग करने का होता है, मूलभूत योगदान देना चाहते हैं आप, बहुत मतलब पीएचडी कर रहे हैं, 5 साल तक रिसर्च ही करते जा रहे हैं, बस क्या सिर्फ अपने ज्ञान में थोड़ा सा परिवर्तन लाने के लिए कर रहे हैं। या दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि भारत की जो उच्च शिक्षण संस्थाएं बहुत सारे शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत योगदान दे रही हैं, यानी भारत की जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट है वो बहुत सारे शोध लेखों से ज्ञान के विशाल क्षेत्र में मूलभूत मतलब बहुत ही फंडामेंटल ये भी योगदान दे रही है, कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रही है। और यहाँ पे ये भी सीमित कर दिया कि सिर्फ ये उच्च शिक्षण संस्थाएं कर रही है क्या, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे फेलोशिप अदर संस्थाएं देती हैं और वो लोग शोध कार्य को करके और कहीं ना कहीं अलग अलग फील्ड में योगदान दे रही हैं, हमारे देश को उन्नत कर रही हैं, बढ़ा रही हैं आगे। तो क्या सिर्फ हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बस की बात है कि बस वही कर रहा है? अब इन दोनों को आपको समझना है। तो यही है, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगेगा कि दोनों ही ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन तो सीधे ही गलत है कि हम फंडामेंटल चेंजिंग के लिए 5 साल अपना पीएचडी में खपाते हैं, कुछ नॉन वेशिता, कुछ इनोवेटिव चीजें सामने नहीं लाते, ऐसा तो है नहीं। तो जब भी आप रिसर्च करिए अपने ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव को वहां पे, यानी अपने जो कह सकते हैं ना कि जो माइंड है अपना वो नैरो नहीं रखना है, बहुत ही ब्रॉड रखना है। ये रखना है कि हम रिसर्च कर रहे हैं तो इससे कुछ तो हम समाज में योगदान देंगे, सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो रिसर्च करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मूलभूत ज्ञान में सिर्फ वृद्धि करना नहीं, अपने फंडामेंटल नॉलेज में तो आप थोड़ा सा इनहेंसमेंट करो, लेकिन साथ ही साथ उसको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, अपनी सोसाइटी को बढ़ाओ, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, तो ही तो आपकी रिसर्च का मतलब निकलेगा। और शोध की प्रक्रिया ये कहा जाए कि सिर्फ हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले ही करा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। भारत में दूसरा अगर कथन दूसरा देखें क्यों गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि भारत में अगर देखें तो शोध की प्रक्रिया हर क्षेत्र में की जा रही है, ना ही सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही करवा रहे हैं। तो भारत में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो शोध लेखों के द्वारा ज्ञान के विशाल क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं तथा भारत को एक विकसित देश बनाने की वो बात भी कर रही हैं। तो इनमें देखा जाए तो दोनों के जो रेफरेंसेस हैं उनको हमने समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, असर्शन एंड रीजन से क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे समझना है। आपको असर्शन में दिया है कि शोध के जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं वो लक्ष्यों में से एक सिद्धांत का विकास करना है, यानी रिसर्च आप करते हैं तो रिसर्च के ढेर सारे आपके लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन एक तो है कि आप कोई थियरी लेके आना चाहते हैं,
है ना, कोई भी मतलब आपने कुछ नया निकाल को देना है, तो एक थियरी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, लोगों को कोई कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं उससे रिलेटेड, और आप जैसे ही रिसर्च करने जाते हैं तो क्या उसके लिए आपको फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, या फैक्ट की भी पड़ती है और कोई प्रिंसिपल बेस्ड हो। यानी मान लीजिए हमने कहा कि हमको रिमूव करना है पॉवर्टी, इंडिया से रिमूव करना है, हटाना है, या पॉवर्टी इरेडिकेशन, रिमूव नहीं कहेंगे, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है अगर हमारी इंडिया से, तो हमने कहा कि हमको तो फिर ये भी डेटा चाहिए ना कि अगर देखें तो इंडिया में कितनी पॉवर्टी है, या कंपैरिजन करना हो यूएसए में कितनी है, तो हमको कुछ ना कुछ उसके सैद्धांतिक पैमाने होंगे, तो हमको कुछ प्रिंसिपल बेस्ड थियरी भी चाहिए होगा, कुछ हमें डेटा भी चाहिए होगा, तो क्या दोनों ही जरूरी है। तो यहाँ पे हमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है, तो देखें आर और ए अगर देखें तो दोनों ही अपनी जगह पे सही है। कोई भी स्टूडेंट अगर एक रिसर्चर के तौर पे रिसर्च करना चाहता है, तो पहले से जो बनी बनाई पद्धति है, कुछ चीजें उसपे कॉन्सेप्ट है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ हमको डेटा वगैरह भी जानना चाहिए। तो हमेशा रिसर्च में एक चीज ध्यान रखना है कि हमें एक सिद्धांत तो लेके आना ही है, ये सही है, और जब भी रिसर्च करने जाएं तो आपको फैक्ट भी चाहिए और उसके साथ ही उसकी थियरी भी चाहिए, है ना, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अब एक ये क्वेश्चन आप देखेंगे, फोकस ग्रुप एज ए टेक्निक। जब भी आप देखिए कि कभी भी रिसर्च किया जाता है तो कुछ लोगों को एक समूह में केंद्रित करके बांट दिया गया कि चलो आप रिसर्च कर रहे हो, इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, कौन से टूल को अपना के रिसर्च करना चाहोगे, या आप लोग जो कर रहे हो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो मान लीजिए एक रिसर्चर है, उसको शोध के बारे में पहले से ही बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, परफेक्ट जानकारी है, जैसे मैं आज एग्जांपल लूं कि मुझे इरेडिकेट करना पॉवर्टी इन इंडिया, तो मुझे क्लियर है कि परफेक्ट है कि हाँ ऐसे करके हम यहाँ से तुलना कर लेंगे, ऐसे कुछ इरेडिकेट कर पाएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि हमको उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, बहुत ज्यादा नहीं हो, ऑब्टेनिंग जनरल नॉलेज बैकग्राउंड अबाउट द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। एंड थर्ड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें पहले से व्याख्यायित हो और हमें कुछ हो सकता है उसकी क्वांटिटी में चीजें पता भी हो कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे पॉवर्टी का ये कंडीशन है, और डेटा वगैरह से थोड़ा सा हम हेर फेर करके कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं, या कुछ नई आप कह सकते हैं कि थियरी पेश कर सकते हैं। चौथा है कि हम कह सकते हैं कि नहीं, हमको अच्छे से पूरी जानकारी जुटानी है, तो हम ये मान लीजिए कि दो वेरिएबल ले लिए, जो हमारे फर्स्ट यूनिट में वेरिएबल का है टॉपिक, उसको हमने नहीं कराया, उसको करा देंगे। वेरिएबल मीन्स कि एक के सापेक्ष हम दूसरे को लिख के देखते हैं, जैसे हमने मैथ में आपने पढ़ा होगा वेरिएबल चराचर संख्याओं का, एक्स वाई, कोई भी चीज नहीं पता होता है, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, फिर उसके सापेक्ष उस चीज को निकालते हैं। तो कोई भी रिसर्चर है, मान लो दो चर मान लिया कि मान लो इंडिया में एक्स पॉवर्टी है, वहां पे वाई पॉवर्टी है, उसी के सापेक्ष हमको कैसे क्या सॉल्व करना है, तो वो कार्यात्मक जो है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, तो एक रिसर्चर क्या इंटरेस्टेड होगा इस तरीके से कैजुअल रिलेशनशिप बिल्ड करके और चीजों को सॉल्व करने की। अब यहाँ पे आपको ये दिया है कि कौन सा अगर केंद्रित समूह विशेष रूप से उपयोगी कौन से सिनेरियो में होगा जो ये रिसर्च फाइंड आउट करेगा कुछ नए समूह में। तो यहाँ पे आपको यही चीज देखना है कि जो केंद्रित समूह तकनीक है विशेष रूप से उपयोगी क्या होगा, जो टॉपिक है अथवा मुद्दे उसके बारे में पूर्ण रूप से उसको स्पष्टता होनी चाहिए। पहली चीज कि हम टॉपिक किसी भी चीज पे, मान लीजिए हमने कहा इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, हमको क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक है हमारा। दूसरा, कुछ तो पहले से क्वांटिटी यानी कुछ चीजें पहले से डेटा हो, क्वांटिटी में हो, तो हम उसको आधार मान के आगे अपने रिसर्च को बढ़ाएं। तीसरा ये है कि प्रतिभागी दुनिया में प्रभावों के बारे में समझ का स्तर उत्पन्न करे, जो भी प्रतिभागी है वो दुनिया में क्या प्रभाव उसके पड़ेंगे उसकी समझ का स्तर उत्पन्न करे। अतः विकल्प जो है इसमें बी सही है, यानी केंद्रीय समूह तकनीक विशेष रूप से उपयोगी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है एथनोग्राफी का। एथनोग्राफी रिफर टू, कभी भी आपने पढ़ा होगा एथनोग्राफी, तो वो क्या होता है, जीएस पोर्शन में भी कभी कभी जनरल नॉलेज में टेस्ट करते हैं एथनोग्राफी क्या होता है। एक उपाय जो किसी अवधारणा का आशय व्यक्त करने के लिए किया जाता है जहाँ कोई प्रत्यक्ष उपाय नहीं होता है। दूसरा कह रहे हैं कि एक रिसर्च जो करने वाला होता है, तो एक रिसर्च डिजाइन, ये जो एथनोग्राफी एक रिसर्च डिजाइन है जो उससे प्राप्त निष्कर्षों की वैकल्पिक कारण कार्य व्याख्याओं को वर्णित करता है। इसके अलावा दिया है कि एक शोध विधि जिसमें शोधकर्ता किसी विशिष्ट संस्कृति, समाज या समुदाय का वर्णन इसमें करता है। और इसके अलावा एक गुण जिसकी दृष्टि से केसों में अंतर नहीं होता है, एन एट्रीब्यूट इन द टर्म ऑफ विच केसेस डोंट डिफर। अब यहाँ पे स्पेशली देखिए एथनोग्राफी का मतलब आपको समझना, एथनोग्राफी क्या बताता है, और हर एक में आपको कॉन्सेप्ट अलग अलग बताया है। यानी अगर डायरेक्टली आपको नहीं पता है, जैसे पोस्टिज्म प्री पोस्टिज्म आपके सिलेबस में है,
कुछ चीजें और भी इन डेप्थ जाके नहीं जाए, आपको एथनोग्राफी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को नहीं ही सॉल्व कर सकते। कोई ऐसा इसमें दिमाग लगाने वाली बात वैसा नहीं है। अब एक उपाय जो किसी अवधारणा का आशय व्यक्त कर दे, कोई भी ऐसी चीज है कि जो है उसका आशय व्यक्त कर दे, या एक शोध का डिजाइन है जो निष्कर्ष, वैकल्पिक कार्य, व्याख्याओं को वर्णित कर दे, या एक ऐसा रिसर्च का मेथड जिसमें रिसर्चर जो है वो किसी विशिष्ट संस्कृति, समाज, या अब आपने एथनोग्राफी, एथनिक कपड़ों के बारे में कभी सुना हो? एथनिक ड्रेसेस क्या होते हैं, जो हम कहते हैं ना कि हम आज एथनिक ड्रेस पहनने वाले हैं, कुछ परंपरागत ऐसे कुछ पढ़ने वाले हैं, पहनने वाले हैं। तो एक एथनिक कम्युनिटी के बारे में इसने कहा ना कि इसमें एक रिसर्चर, जैसे हमें शोध कार्य करना है, कहीं पे जाना है, तो जो रिसर्चर होगा उसमें कोई विशिष्ट संस्कृति, उस समाज की संस्कृति में, यानी वहां का पहनावा कैसा है, बोल चाल ढाल, ये सब चीजें हैं, उनका जो सामाजिक परिवेश है, अगर एक रिसर्चर उस पे काम करता है तो एक एथनोग्राफी शोध पद्धति यही होता है। मतलब एक समझिए ना कि जब हम रिसर्च के मेथड पढ़ेंगे कि जो आपका रिसर्च का पद्धति है, तो उसमें एथनोग्राफी, जिसमें हम किसी सोसाइटी की कल्चर है, वैल्यूज है, उसके रहने खाने का, उठने बैठने का पैटर्न क्या है, वो एथनोग्राफी के तहत होता है। जिसमें रिसर्चर क्या होता है कि अपने जो सामाजिक संबंध है उनके दृष्टिकोण से दुनिया को जानने के लिए विशेष संस्कृति, समाज या समुदाय का लेखा जोखा प्रदान करने हेतु एक विस्तारित अवधि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था में खुद को विसर्जित करता है। ये एक प्रकार से गुणात्मक अनुसंधान का प्रकार होता है, ये ध्यान रखिए। ये जब हम पढ़ेंगे रिसर्च कितने टाइप का है, तो रिसर्च में भी जो क्वालिटेटिव रिसर्च आता है, उस रिसर्च में एथनोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें हम सामाजिक संबंधों के दृष्टिकोण से दुनिया को जानने का प्रयास करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे है मैथ्स लिस्ट 1 और 2, तो एक को 2 से मिलाना है। पहला दिया है कि आपको ग्राउंडेड थ्योरी प्लस एक तरफ दे दिया एल्थेड, यानी कौन सा देने वाले, ऐसे करके आपको सूची 1 को 2 मिलाना है। जैसे किसी ने ग्राउंडेड थ्योरी दे दी, किसी ने क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, यानी ग्राउंडेड मतलब कि कोई चीज जो आधार होता है, बेस होता है, ऐसा कोई सिद्धांत किसने दिया, या एक तरीके से किसने जो है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, समीक्षात्मक विमर्श विश्लेषण किसने किया। और कुछ नेम दे दिए, जैसे एल्थेड है, फूको है, इनके अलावा मान लीजिए थीमेटिक एनालिसिस, कथ्य विश्लेषण, इसके अलावा एथनोग्राफिक अभी अभी जस्ट पढ़ा ना, तो किसी ने मान लीजिए क्या किया कि एथनोग्राफिक कंटेंट एनालिसिस कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ग्लेसर और स्ट्रॉस का नाम दे दिया, ब्राउन और क्लार्क का नाम दे दिया। ये कुछ ऐसे हैं कि आप कह सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्षेत्र में अगर देखें, शिक्षण पद्धति में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, तो कुछ ऐसे रिसर्चर में विद्वान रहे होंगे जिन्होंने अपने एक क्या कहेंगे थ्योरी दे दी है। जैसे हम कहते हैं कि हम किसी क्षेत्र में रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च करने का एक ये भी आधार होता है कि जब आप उतने बड़े क्षेत्र में कुछ नया खोजबीन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं, थ्योरी दे देते हैं, जिसपे आगे लोग जो है और भी चीजें, नवीन चीजें खोजबीन करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, जैसे किसी ने निर्जातीय जो एथनिक ग्रुप थे उन पे कोई विश्लेषण दे दिया, कोई थीमेटिक एनालिसिस कर दिया, बस आपको इसमें से नेम मिलाने हैं। अच्छा, ये चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो हम लोग पहले वाला यूनिट जो पहला किया था, जो कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड था, उसमें भी अब क्वेश्चन कुछ करा रहे हैं, बाकी वो यूनिट में कुछ अभी कंटेंट बचे हुए हैं। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के नेम याद करने हैं जिन्होंने थियरी दिए हुए हैं, है ना। तो वो थियरी वाले यहाँ पे, इनको आप शायद इस तरीके से दिया ना, तो इसको आप जब हम आपको नोट्स देंगे तो नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा इनका नाम। जैसे आधारिक सिद्धांत, तो आधारिक सिद्धांत किसका है, ग्लेसर और स्ट्रॉस का है। समीक्षात्मक विमर्श विश्लेषण किसका है, फूको का है। कथ्य विश्लेषण किसका है, ब्राउन और क्लार्क का है। नृजाति अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है, एल्थेड का है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा दिया है कि करलिंगर जो है 1973, करलिंगन 1973 के अनुसार अच्छी अनुसंधान समस्या, अच्छी अनुसंधान यानी करलिंगन 1973 के अनुसार अच्छी अनुसंधान समस्या क्या है, जिसमें दो या अधिक चरों के बीच के संबंध का उल्लेख होना चाहिए। यानी करलिंगन 1973 कहते हैं उनके अनुसार अच्छी अनुसंधान समस्या क्या है, डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल। करलिंगर कहते हैं कि देखो, जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ, रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ, तो अच्छी बात ये होती है कि आप x एंड y दो वेरिएबल मान लो, है ना, उनके बीच संबंध का, कि ये अगर x हम काम करते हैं तो हो सकता है, मतलब सपोज दैट मैंने मान लिया कि हमको पावर्टी को रेडिकेट करना है, तो हमने ये मान लिया कि ये है x पावर्टी का कारण, और हमने कारण को ये समझ लिया कि ये कारण है, इसका मतलब मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो ये कारण जो है
अगर ये काम करूंगी तो यानी कार्य कारण संबंध, यानी ये काम करूंगी तो पावर्टी इरेडिकेट हो जाएगा। तो यक्स एंड वाई में जब हम रिलेशनशिप को सॉल्व करते हैं तो कार्लिंगर कहते हैं वो बहुत अच्छी अनुसंधान समस्या हो जाती है। और दूसरी चीज कहते हैं कि आर्टिकुलेटेड इंटेलिजेंटी, यानी कि जो बौद्धिक रूप से क्लियर होना चाहिए। हम जब भी कहें कि सबसे बढ़िया बेस्ट जो है अप्रोच क्या होना चाहिए एक रिसर्च का, तो या तो दो वेरिएबल लेके उनको संबंध में आप कार्य कारण श्रृंखला में उस चीज का आंसर दे दो, या आर्टिकुलेटेड इंटेलिजेंटी में कि बौद्धिक रूप से सुस्पष्ट कर लो। तीसरा हो कि फिलोसफिकली ओरिएंटेड को दर्शनाभिमुख होना, यानी आप दर्शन शास्त्र के कुछ सिद्धांतों को प्रयोग में लाके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इनके अलावा इन द फॉर्म आप एक क्वेश्चन को किसी प्रश्न का आकार प्राप्त करना चाहिए, कुछ ये भी कर सकते हो। अब इसमें से और इनके अलावा दिया है कि अमेनेबल टू एम्पिरिकल टेस्टिंग को अनुभवी परीक्षण के प्रति अवश्य परीक्षणीय होना चाहिए। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन, इसमें से एक दो नहीं बल्कि ए डी ई यानी तीन तीन ऑप्शन सही है। अब ए आपको क्यों लगेगा, पहले ही बताया था कि कभी भी रिसर्च करने जाइए जहां पे भी वेरिएबल के सापेक्ष आए वो रिसर्च बढ़िया ही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर देखिए जो रिसर्च होता है उसमें जो है इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न लीजिए और प्रश्न का आकार प्राप्त करना चाहिए कि ये प्रश्न, जैसे हमको पावर्टी को इरेडिकेट करना है, हमारे पास एक्स वर्सेज वाई, हमने कार्य कारण श्रृंखला में उस चीज को खोजबीन करना शुरू किया और एक प्रश्न आकार लेना शुरू किया कि इसका हम उत्तर ये चीज निकाल सकते हैं। और फिर ये चीज है कि उसको जब सॉल्व करते रहे तो उस समय टेस्टिंग भी जरूरी है, यानी अनुभविक परीक्षण के प्रति अवश्य परीक्षणीय भी होना चाहिए, वो दृष्टि भी आपकी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो कार्लिंगर के अनुसार, ये देखिए स्पेसिफिक आपको 2021 में क्वेश्चन आया, कार्लिंगर के अनुसार एक समस्या एक अंतः नकारात्मक वाक्य कथन है, जो यानी कार्लिंगर कहते हैं कि जो एक समस्या है, समस्या मतलब कि वही है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम रख दिया गया, तो प्रॉब्लम मतलब कि वो तो कहेंगे तो नेगेटिव चीजें प्रॉब्लम आ गया, जो पूछता है कि दो या दो से अधिक चर के बीच क्या संबंध होना चाहिए, और जो रिसर्च हो व्यवस्थित हो, नियंत्रित, अनुभवजन्य हो और महत्वपूर्ण जांच हो। इस प्रकार 1973 के अनुसार कार्लिंगर जो है अच्छी सोच समस्या किसे मानते हैं, जो आपके सामने एक प्रश्न उपस्थित करे, एक समस्या उपस्थित करे, उस समस्या का आप समाधान वेरिएबल में यक्स वर्सेज वाई में कार्य कारण श्रृंखला में उत्तर दे, साथ ही एक व्यवस्थित अनुभवजन्य तरीके से उस चीजों को सामने प्रस्तुत करें, और वो अच्छी शोध समस्या के तहत माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको कार्लिंगर के तीनों आपको यहाँ पे वेरिएबल फाउंड आउट हो गया कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का वर्णन करना, एक प्रश्न के रूप में अनुभवजन्य परीक्षण के लिए उत्तरदायी। अब यहाँ पे देखिए मैच करना है, सूची एक को दो से सुमेलित करना है आपको। अब मेथड्स ऑफ रिसर्च, तो यहाँ पे देखिए मेथड्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ गया, तो ऑब्जेक्टिव है और जो भी टॉपिक है, यानी आप कह सकते हैं कि मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे दे दिया कि शोध की पद्धतियां क्या होनी चाहिए, रिसर्च का तरीका कौन कौन सा होना चाहिए, जो कि आपके सिलेबस में 5 तरीके दिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे फीचर, अब जैसे हमने कहा कि जो मेथड ऑफ रिसर्च है तो 5 प्रकार का दे दिया, तो उन रिसर्च का आपको तरीका पता होना चाहिए, उनकी जो विशेषताएं वो पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले इन्होंने दिया शोध पद्धतियों में दिया एक्सपेरिमेंटल। अब हमने कहा कि मेथड्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक इन्होंने दिया, प्रयोगात्मक में अब देखिए कि प्रयोगात्मक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने दिया एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर, है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो। तीसरा इन्होंने दिया डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक, और चौथा दिया हिस्टोरिकल, यानी जो शोध किया जा सकता है वो एक तरीका एक्सपेरिमेंट करके, एक एक्स पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर विधि होता है, एक डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक विधि होता है, एक हिस्टोरिकल होता है। अब इनको आपको सुमेलित करना, बस यहाँ पे आप क्वेश्चन बस देखिए कि क्या पैटर्न है, बाकी ये सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे। जैसे ही हमने टीचिंग एप्टीट्यूड वाला यूनिट किया है बिल्कुल वैसे करेंगे, एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं है, कंटिन्यूअस करते रहिए पढ़ाई, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट में अपियर हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, प्लीज उन तक ये चैनल को फॉरवर्ड जरूर करिए। आप लोग अगर बहुत सपोर्ट दिखाएंगे तो नो डाउट हमने 7 यूनिट का वादा किया, उसको जल्द से जल्द हम कराएंगे। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल के बारे में हमने प्रयोगात्मक के बारे में बताया, फीचर्स एम्फसाइज में कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज टैप्ड विद, यानी जो आंतरिक समालोचना पर बल देते हुए प्राथमिक। तो देखिए अभी ये हमने पढ़ाया नहीं है, तो ये जो मेथड है अभी पढ़ाया नहीं है, आपको ये समझिए कि इससे ऐसे क्वेश्चन आता है, इसलिए जब भी हम आपको
टीचिंग रिसर्च के मेथड पढ़ाएंगे, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हाँ हमने जो है ऐसे अलग अलग क्वेश्चन इसमें देखे थे। सीधे आपको यहाँ पे ये बता दिया कि जब भी आप कोई भी रिसर्च में प्रयोग की बात करेंगे तो दूसरे चर पर प्रभाव देखने के लिए एक चर में हेरफेर कर दिया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल शुरू से लिया पावर्टी के लिए, पावर्टी के लिए हमने यक्स और वाई ले लिया कि यक्स के सापेक्ष वाई, अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो ये इसमें क्या परिवर्तन आता है। तो इसमें है कि मान लो हम एक्स में हेरफेर कर देते हैं तो इसका यक्स से वाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमेशा देखा होगा आपने, कभी भी एक्सपेरिमेंट चीजों को करते तो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में यही तो करते हैं कि अगर ये चीज बदल दिया तो ये कुछ नया हो जाएगा। अरे ये भी तो एक्सपेरिमेंट है कि मैं पढ़ाने की रणनीति में कभी सोचूं कि मैं बोर्ड पे पढ़ा दूं, फिर बोर्ड पे स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा तो कुछ ऐसे पढ़ा दूं। तो एक को स्थिर रख के अपने को, मतलब खुद तो स्थिर है, पढ़ाने के पैटर्न में हमने उस वेरिएबल को चेंज किया और फिर उसमें कुछ ना कुछ सोचा कि हाँ ये समाधान अच्छा हो सकता है। तो यही चीज है। और एक्सपोज फैक्टो क्या होता है, एक्सपोज फैक्टो विभेद का संज्ञान लेते हुए नैमित्तिक अथवा अन्य कारक सुनिश्चित किए जाते हैं। वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव परिस्थिति एवं तथ्यों की स्थिति सुनिश्चित की जाती है। ऐतिहासिक में आंतरिक समालोचना पर बल देते हुए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का इसमें जो है समावेश होता है। तो यहाँ पे देखिए हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट कोई नहीं, 10 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। अब एक दिया है आपको कि द एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आर, संरक्षित जो साक्षात्कार है, मतलब कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओ साक्षात्कार, एक होता है कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पहले से फॉर्मल तरीके से क्वेश्चन तैयार होगा, एक तो ये हो जाता है, एक बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो इसमें इसने कहा कि सीमित संख्या में विकल्प प्रदान करता है, यानी आपको जब आप कहीं पे जाएंगे बहुत ही पहले से स्ट्रक्चर्ड है तो वो सीमित संख्या में आपको विकल्प देगा, है ना, और फिर वो क्या हो जाता है कि जो जनरलाइजेशन है उसकी संभावना कम होती है। दूसरा ये होगा कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन एक मानकीकृत ढंग से तैयार करके आपके सामने रखेंगे। तीसरा ये है कि काफी हद तक सटीकता संभव हो जाती है, यानी अगर आपने सोचा कि आप ऐसे ही गेस करो ना ये क्वेश्चन कि हमने आपका इंटरव्यू लेना है, आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, मैंने पहले से क्वेश्चन डिजाइन कर लिया, हम यही पूछेंगे कि आपके फर्स्ट पेपर की रणनीति क्या थी, सेकंड की क्या थी, थर्ड की, आप पहले से प्रिपेयर होके आ जाएंगे। अब इसने वही पूछा कि इसमें आपने क्या अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्डाइज पहले ही कर लिया। अब ऐसे में सटीकता जो पॉसिबल वे अगर कहे एक्यूरेसी की, उत्तर की बताने की, आपके साक्षात्कार की, वो संभव हो जाती है, काफी हद तक वो सटीक रहता है। और डेटा प्रोसेसिंग इज इजी, डेटा को प्रोसेस करना वो भी आसान हो जाता है। कठिन मानकीकरण के चलते गलत व्याख्या की संभावना होती, अगर आपने स्टैंडर्डाइजेशन अपना मानक जो तय किया था अपने आपको लेके, आपके इंटरव्यू को लेके, तो वो चीज भी कभी कभी होता कि कठिन आपने तय किया तो व्याख्या भी आपकी गलत हो जाती है। तो सेम चीज रिसर्च में भी इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, एक संरचित साक्षात्कार के फायदे क्या होते हैं, क्या चीज वो हमें फायदा दिखाता है। इसमें देखिए BCD ऑप्शन सही है, तो वो क्यों है, एक तो प्रश्नों को मानकीकृत कर देते हैं, काफी हद तक जब आप स्टैंडर्डाइज कर देते हैं सटीकता संभव हो जाता है, और डेटा प्रोसेसिंग भी इजी हो जाता है। मतलब कि एक इंटरव्यू किसी का एक संरचित स्ट्रक्चर्ड वे में आपको इंटरव्यू लेना है तो आपके क्वेश्चन के मानक तय है, उससे सटीकता भी आएगा उत्तर में भी, और डेटा प्रोसेस करना भी आसान हो जाएगा। सेम चीज स्ट्रक्चर्ड वे में किसी का भी इंटरव्यू, उसके तहत एक पदाक्रमानुसार की अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, जिसमें सबसे पहले होता है कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको सभी के लिए समान प्रश्न बनाना और पूछना है। संरचित साक्षात्कार के लाभ ये कि प्रश्नों का मानकीकृत कर देना, काफी हद तक सटीकता संभव हो जाता है, दत्त प्रक्रमण सरल हो जाता है और उच्च प्रतिक्रिया दर भी रहता है। यहाँ पे देखिए लिस्ट कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन से मैच कराना है, और यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश देख लीजिए, है ना, ये दिया है इसोमॉर्फिज्म करके दिया है और ट्रायंगुलेशन करके दिया है, प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी करके दिया है और पैरामीटर करके दिया है। अब यहाँ पे यही चीज हिंदी में आपको दिया है कि ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसमें समाकृतिका का सिद्धांत त्रिभुजन का करके संकल्पना है, एक कृपणता का सिद्धांत एक प्राचल का करके है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन सा किसमें संकल्पना आएगा। सामने दिया है जैसे गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों पद्धति का प्रयोग इसमें होता है, आधार वाक्य की सरलता पद्धति सर्वाधिक वरीय, जनसंख्या का गुण संरचना की समानता। तो ये जो संकल्पना है इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, कॉन्सेप्ट और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है,
तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखें तो कौन सा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे देखिए जो संकल्पना और विवरण में देखें तो जो समाकृतिका दिया है उस संरचना की समानता को बताता, त्रिभुजन किस में आता, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों जो पद्धतियां होती हैं उन दोनों ही पद्धतियों में त्रिभुजन करके ये आता है, ट्रंगुलेशन। और कृपणता का सिद्धांत होता है वो आधार वाक्य की सरलतम पद्धति सर्वाधिक वरीय होती है। इसमें जो हमने पढ़ा था आधार वाक्य, उसकी सरलतम पद्धति सर्वाधिक यहाँ पे वरीय होती है कृपणता वाले में। और प्राचल जो है जनसंख्या का गुण प्राचल है। एक क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना के कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है। यानी वैज्ञानिक शोध जब आप करने जाते हैं तो वैज्ञानिक शोध के पास, यदि वैज्ञानिक शोध के पास किसी परिघटना के कारण बताने का अंतिम लक्ष्य किसके माध्यम से होता है, गोपनीय नियम, अद्वितीयता का नियम, अंतः प्रज्ञा का नियम, या लॉ ऑफ जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण का नियम। यानी कौन सा नियम होता है जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सही है। तो यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक शोध सुसंगठित, संरचित, क्रमबद्ध तरीके से डेटा प्राप्त करने, विश्लेषण करने तथा व्याख्या करने की सुव्यवस्थित विधि है। इसे सैद्धांतिक शोध भी कहते हैं। वैज्ञानिक शोध का मुख्य उद्देश्य सिद्धांतों, नियमों, नवीन तथ्यों की खोज करना तथा उसे सामाजिक जीवन में स्थापित करने का प्रयास होता है। वैज्ञानिक शोध किसी परिघटना के कारण बताने का अंतिम लक्ष्य सामान्यीकरण के नियम के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे कुल हमने कितने 10 क्वेश्चन किए, बट बहुत ही ज्यादा अच्छे से व्याख्या कर रहे थे तो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो गया, बट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप कृपया इसे देखते रहें और क्वेश्चन प्रीवियस के सॉल्व करें अच्छे से, बहुत ही ध्यान से व्याख्या के साथ, जरूर कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।